Hello students, in today's lecture number 7 on the chapter Electricity for class 10, we shall discuss some more numerical problems based on the concept that we have already discussed. But before that, we want to know the answers of some questions. First you see the table which is given in your NCERT. NCERT में ये जो टेबल आपको दी हुई है इसको थोड़ा सा देखिए. What is there in this table? Just go through the table. Electrical resistivity of some substances at 20 degree Celsius. 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सब्सटेंसेज की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज गिवन है. आप देखिए कंडक्टर में सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मर्करी, मैग्नीज, ये सब कंडक्टर्स हैं. एलॉय में कॉन्स्टेंटन, मैग्नेन, नाइक्रोम. अलॉय का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना है वो अलॉय कहलाता है, मिक्सिंग होता है. जैसे कि कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है कॉपर और निकिल, यस, नाइक्रोम का. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. Cu एंड Ni. और मैग्नीन में कौन कौन है? कॉपर, Cu, Mn, Ni. और नाइक्रोम में Ni, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन. ध्यान रखिए कॉन्स्टेंटन जो है किस किस का अलॉय है? कॉपर एंड निकेल का अलॉय है. कॉपर एंड निकेल का अलॉय है कौन? कॉन्स्टेंटन. याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि कॉन्स्टेंटन का कंपोजिशन क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसके. तो कॉपर और निकेल से बना हुआ है कॉन्स्टेंटन, ध्यान रखना. मैग्नीन भी एक अलॉय है जो कि कॉपर, मैग्नीज और निकेल से बना हुआ है. नाइक्रोम तो याद रख सकते हो आप कैसे? देखो, नाइक्रोम Ni निकेल हो गया, क्रोम में से Cr ले लिया तो क्रोमियम, और Mn मैग्नीज और Fe आयरन. ये चार से मिलकर के बना है. Ni निकेल, पहले दो शब्द Ni निकेल, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज एंड आयरन. ठीक है, नाइक्रोम का याद रखिएगा. मैग्नीन का याद रखना है कॉपर, Mn, मैग्नीन में Mn भी आएगा, कॉपर, मैग्नीज और Ni. ठीक है, निकेल. और कॉन्स्टेंटन का याद रखना है कॉपर, निकेल. ये अलॉय है बेटा. और ये इंसुलेटर्स हैं, जानते हो आप. ग्लास एक इंसुलेटर है, हार्ड रबर, एबेनॉइड, डायमंड, पेपर ड्राई. ठीक है, तो देखिए इस टेबल में, इस टेबल को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो कंडक्टर्स है ना बेटा, कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी अलॉय और इंसुलेटर की तुलना में कम है. अलॉय और इंसुलेटर की तुलना में रेजिस्टिविटी किसकी कम होती है? कंडक्टर की कम होती है. रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया था एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसका यूनिट ओम मीटर होता है. एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, उस वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाता है. तो देखिए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लो होती है एज कम्पेयर टू अलॉय एंड इंसुलेटर. सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी अलॉय की होती है. देखो प्लस में है, 10 की पावर प्लस में आ रहा है ये सब. ठीक है, और जबकि अलॉय में देखिए -6 है. तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी और अलॉय की उससे कम होगी, और कंडक्टर्स की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है. ये ध्यान रखना है. अब 2-3 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं. नंबर 1 प्रश्न यदि हम देखें तो क्यों जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें हम एल्युमिनियम या कॉपर वायर्स का ही क्यों यूज करते हैं. तो इनके आंसर्स जान लेते हैं. ठीक है, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं. पहला प्रश्न है कि जो बल्ब होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है. बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का. टंगस्टन. ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का बना होता है. और टंगस्टन का क्यों बनाते हैं पहले तो ये जान लेते हैं कि देखिए इसमें बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाते हैं. देखिए इसका जो आंसर होगा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाते हैं. नंबर 1, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हाई होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, किसका? टंगस्टन का. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. लगभग कितना होता है? लगभग होता है 3422 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है.
ये मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली इतना डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप जानते होंगे, जहां पर मेल्ट होना शुरू हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट, जहां बॉइल होना शुरू हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट। इस क्लास में आपको इसी तरीके से याद रखना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नंबर 1 हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, आपको जस्ट लिखना है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। इस वजह से हम टंगस्टन का यूज करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है, टंगस्टन का यूज हम बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। और जो टंगस्टन की जो बेटा रजिस्टिविटी होती है, टंगस्टन की रजिस्टिविटी जो होती है, हमने देखा टंगस्टन किस कैटेगरी में आता है, कंडक्टर होता है, तो इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, लो रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, लो रजिस्टिविटी होती है, लो रजिस्टिविटी होती है। किस ऑर्डर की होती है इसकी रजिस्टिविटी? यदि हम टेबल से देखें तो टंगस्टन की जो रजिस्टिविटी है वो 5.20 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी होती है। जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स में ये जो है निकिल से ज्यादा होती है, लेकिन सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम इनसे ज्यादा होती है। टंगस्टन की रजिस्टिविटी निकिल से कम होती है, आयरन से कम होती है, क्रोमियम से कम होती है, मरकरी से कम होती है और मैग्नीज की इससे कम होती है। तो निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी इन सबसे तो कम होती है इसकी रजिस्टिविटी, किसकी? टंगस्टन की। और किससे ज्यादा होती है? सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम से ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम से ज्यादा होती है। सबसे कम यदि रजिस्टिविटी की मैं बात करूं, रजिस्टिविटी भी ध्यान रखिएगा, रजिस्टिविटी कम से कम इनका तो ध्यान रखना कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। और सिल्वर के बाद में नंबर आता है आपका कॉपर का, कॉपर की रजिस्टिविटी उससे ज्यादा होती है। एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी उससे ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम, और एल्युमिनियम से ज्यादा होती है टंगस्टन की। किसकी रजिस्टिविटी होती है? टंगस्टन। ये भी थोड़ा सा याद रखना क्योंकि इनका यूज होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसकी रजिस्टिविटी लो होती है। इन दो कारणों से हम बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है, अब टंगस्टन जो होता है ना बेटा, टंगस्टन को एक दूसरा नाम भी देते हैं हम, टंगस्टन का एक दूसरा नाम भी है और वो क्या है? बॉल फ्रेम। ठीक है, ये नाम भी है टंगस्टन का, ये नाम भी है टंगस्टन का। केमिकल एलिमेंट है ये, टंगस्टन एक केमिकल एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या होता है? यदि केमिकल एलिमेंट सिंबल होता है ना बेटा सभी के, जैसे कॉपर का Cu होता है, सिल्वर का Ag होता है, वैसे ही टंगस्टन का भी जिसको हम बॉल फ्रेम कहते हैं, इसका सिंबल होता है W। क्या होता है बेटा? W इसका सिंबल होता है टंगस्टन का, ध्यान रखिएगा। W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। और टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है ये भी ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर जो होता है टंगस्टन का, एटॉमिक नंबर ये होता है आपका 74। कितना होता है एटॉमिक नंबर टंगस्टन का? 74। पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना आप, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल, तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो 74 होता है। टंगस्टन को और किस नाम से जानते हैं? वॉल्फ्रेम। और इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रजिस्टिविटी लो होती है। अब देखिए, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों होता है? ये दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसका जवाब मिल गया। अब जो दूसरा प्रश्न बनता है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जैसे कौन है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस? जैसे हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे आप प्रेस कहते हो, कपड़ों पर प्रेस करते हो ना, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक हीटर।
है ना, जैसे गीजर, 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 ये सब इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं। इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में हम जो स्प्रिंग का यूज करते हैं, आपने देखा होगा हीटर में एक स्प्रिंग लगी रहती है। हीटर में क्या लगी रहती है बेटा? स्प्रिंग लगी रहती है। और जो स्प्रिंग होती है ना बेटा, हीटर की हीटिंग डिवाइस जो होती है, उसका जो स्प्रिंग होता है वो अलॉय का होता है। किसका होता है इसमें स्प्रिंग? जो हीटर होता है, हीटर का जो स्प्रिंग है, या आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, या गीजर में जो स्प्रिंग होती है, वो किसकी होती है? किसकी होती है बेटा? अलॉय की होती है। अलॉय का यूज क्यों करते हैं स्प्रिंग के रूप में? स्प्रिंग जो होती है, इन सब की स्प्रिंग अलॉय की होती है। अलॉय का यूज क्यों करते हैं? इसकी दो वजह हैं। तो अलॉय का यूज क्यों करते हैं? देखो इसका आंसर क्या होगा। नंबर 1, अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is generally higher is generally higher than that of constituent metals, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स क्या होते हैं, ये आपको अब कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन ये एक अलॉय है बेटा। कॉन्स्टेंटन क्या है? एक अलॉय है। अब ये जो कॉन्स्टेंटन है ये किस किस का अलॉय है? किससे किससे मिलकर के बना है? कॉपर एंड निकिल से मिलकर के बना है। कॉपर एंड निकिल से मिलकर के बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक होता है मैंगनीन, अभी बताया था ना मैंने, मैंगनीन टेबल में बताए थे, ये भी एक अलॉय होता है, अलॉय होता है। और ये किस से बन करके बना है? कॉपर, मैग्नीज और निकेल। ठीक है, और एक होता है अलॉय, मैंने एक और बताया आपको, क्या? नाइक्रोम। क्या बताया? नाइक्रोम। इसके तो नाम से ही पता चल गया, निकेल Ni प्लस Cr क्रोमियम, ठीक है, प्लस Mn प्लस आयरन Fe। ये अलॉय है, ये भी एक क्या है? अलॉय है। तो ये अलॉय जिन मेटल से मिलकर के बना है, देखो जैसे कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकिल से बनकर के बना है, तो कॉपर और निकिल जो है क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल हो गए, किसके? कॉन्स्टेंटन के। ऐसे ही मैग्नीन CuMn और Ni से मिलकर के बना है, तो CuMn Ni ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल हो गए। जैसे नाइक्रोम इनसे Ni Cr Mn Fe इनसे मिलकर के बना है, तो नाइक्रोम के ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हो गए। तो जो ये अलॉय होते हैं ना, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। कैसी होती है? रेजिस्टिविटी हाई होती है। ये सब तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताए हैं अलॉय। एग्जाम में आपको केवल इतना लिखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, और लेकिन इनके ऊपर भी प्रश्न आ जाता है कि कॉन्स्टेंटन किससे मिलकर के बना है, मैग्नीन किससे मिलकर के बना है, नाइक्रोम किससे मिलकर के बना है। ठीक है, तो जो हीटर होता है ना, हीटर में कॉन्स्टेंटन का स्प्रिंग, कॉन्स्टेंटन अलॉय यूज किया जाता है। तो अलॉय की एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो पॉइंट है, अलॉय जो होता है ना बेटा, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी वर्न नहीं होते। ठीक है, बहुत जल्दी से, रेडीली, तुरंत, डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडीली, तुरंत बर्न नहीं होते ये। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर्स पर ये क्या नहीं होते? जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी बर्न नहीं होते। इसलिए इनका यूज हम जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है उनमें इनका यूज करते हैं। तो दो कारण मैंने आपको बता दिए। एक तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो ज्यादा हीट डेवलप होगी। हीटर का यूज हम हीट डेवलप करने के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन का यूज हम कपड़े को गर्म करके उसकी सलवटें मिटाने में करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक आयरन से हीट प्रोड्यूस होगी तभी तो वो सलवटें मिटाएगी। तो रेजिस्टिविटी हाई होने से हीट ज्यादा डेवलप होगी।
दूसरा, अलॉय जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर, तो ये फायदा होता है। इसलिए जो हीटिंग डिवाइस होती हैं उनका जो स्प्रिंग है वो किसका बना होता है, अलॉय का बना होता है, नॉर्मली कॉन्स्टेंटन का या मैग्नीन का होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है कि जो कॉपर और एल्युमिनियम है उनका यूज, कॉपर एंड एल्युमिनियम कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड, किसकी तरह यूज किया जाता है इनका, जनरली यूज्ड एज और या फिर फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में किनका यूज किया जाता है, कॉपर और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। वाई, क्यों यूज करते हैं। अब देखो कॉपर और एल्युमिनियम किस कैटेगरी में आते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, कॉपर और एल्युमिनियम आते हैं कंडक्टर्स में, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। रजिस्टिविटी लो होगी तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। कंडक्टिविटी हाई होगी, और जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है यानी रजिस्टिविटी लो होती है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा, इस वजह से मोर करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, मोर करंट फ्लोज। ठीक है, एक कारण दो बातें तो ये हो गई कि रेजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, इस वजह से इनमें करंट ज्यादा फ्लो होता है। तीसरी जो बात है कि जो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं ना, ये बेटा डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टाइल का मतलब जिनको आसानी से जो है वायर के रूप में, पतले पतले वायर्स के रूप में खींचा जा सकता है। सॉफ्ट होते हैं ये डक्टाइल मतलब सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी इनको आराम से वायर की रूप में बदला जा सकता है, वायर के रूप में खींचा जा सकता है। आपने देखा होगा खम्भों पर जब वायर्स लगाते हैं तो उनको खींचते हैं, तो ये डक्टाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एक और आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, एक प्रश्न क्या आता है कि जो बल्ब होता है ना बेटा, बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, बल्ब के अंदर गैस कौन सी होती है, बल्ब के अंदर गैस होती है आर्गन या नियोन, ठीक है, या नाइट्रोजन, ये गैसेज भरी रहती हैं। ठीक है, ये सब गैसेज कैसी हैं, इनएक्टिव गैसेज हैं। कैसी गैसेज होती हैं बेटा, ये इनएक्टिव गैसेज होती हैं। क्यों भरते हैं, इनएक्टिव गैस कहो या फिर इनर्ट गैस कहो, इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव गैस या इनर्ट गैस, इनका क्या फायदा होता है बल्ब में भरने का, ये जो इनएक्टिव और इनर्ट गैस होती है ना बेटा, ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसकी लाइफ को बढ़ाती हैं, प्रोलॉन्ग्स का मतलब बढ़ाना, प्रोलॉन्ग्स का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ाना। किसको बढ़ाती हैं, प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ फिलामेंट। कैसे बढ़ाती हैं लाइफ ऑफ फिलामेंट को, बाय स्टॉपिंग, किसे स्टॉप करके, बाय स्टॉपिंग इवेपोरेशन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा फिलामेंट का तो वो मेल्ट होने से बचाती है इसको। इवेपोरेशन मतलब बाष्पीकरण, ठीक है, यानी स्टीम में बदल देना उसको, तो इसका इवेपोरेशन यानी आप समझ सकते हैं कि उसको मेल्ट होने से बचाती है गैसेज। कौन सी गैसेज, आर्गन, नियोन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस भरी होती है, ये सब इनएक्टिव गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, और ये बल्ब का जो फिलामेंट है ना उसकी लाइफ को बढ़ा देती हैं, उसके जीवन को बढ़ा देती हैं। किससे, बाय स्टॉपिंग इवेपोरेशन, उसके इवेपोरेशन यानी मेल्टिंग को, उसके क्षय को रोक देती हैं, उसको पतला होने से रोकती हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका वो पतला ही नहीं होगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब उसका फिलामेंट काफी पतला हो जाता है, और फिर बल्ब ज्यादातर ऑन या ऑफ जब करते हैं ना तभी फ्यूज होता है। ऑन या ऑफ करते समय ही बल्ब क्यों फ्यूज होता है, क्योंकि जब बेटा हम ऑन या ऑफ करते हैं तो उस समय करंट के फ्लो में ज्यादा चेंज आता है। ऑन किया तो एकदम ज्यादा करंट फ्लो होता है, या फिर ऑफ किया तो उस समय ज्यादा चेंज आता है करंट में, तो उसको वो बेयर नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, और वो फ्यूज हो जाता है बल्ब। ठीक है, टूट जाता है उसका फिलामेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ
कि बल्ब बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन जिसे हम बॉल फ्रेम भी कहते हैं, जिसका जो एक केमिकल एलिमेंट है W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं बल्ब के फिलामेंट के रूप में? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टिविटी लो होती है। अब यदि रजिस्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम, कॉपर की उससे ज्यादा, एल्युमिनियम की उससे ज्यादा, टंगस्टन की उससे ज्यादा होती है। इसलिए सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर कहते हैं क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। रजिस्टिविटी कम होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमने किया था कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, इन सब में जो स्प्रिंग होती है वो अलॉय की होती है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अलॉय की रजिस्टिविटी जो है जनरली हायर होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। अब रजिस्टिविटी हाई होने से ज्यादा हीट डेवलप होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और वही तो हम चाहते हैं कि हीटिंग डिवाइस जो है ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें। और दूसरा पॉइंट है कि अलॉय जो है जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते, हाई टेम्परेचर पर तुरंत बर्न नहीं हो जाते। ठीक है। अगला प्रश्न किया था कि कॉपर और एल्युमिनियम का क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में? तो क्या क्या वजह बताई मैंने? एक कि इनकी रजिस्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है, इस वजह से इनमें ज्यादा करंट फ्लो हो पाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ये डक्टाइल या सॉफ्ट होते हैं। तो डक्टाइल या सॉफ्टनेस की वजह से इनको स्ट्रेच करने में परेशानी नहीं आती। लास्ट प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन, नियोन, नाइट्रोजन, ये गैस भरी रहती है। ये सभी कैसी गैसेज होती हैं? इनएक्टिव गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं। और ये क्या करती हैं इनर्ट और इनएक्टिव गैसेज? ये लाइफ बढ़ा देती हैं। प्रोलॉन्ग्स मतलब बढ़ाना, प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ फिलामेंट, यानी फिलामेंट के जीवन को बढ़ा देती हैं बाय स्टॉपिंग एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को रोक करके। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हमने किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो जो टेबल मैंने अभी दिखाई थी आपको, उस टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए? कि कंडक्टर्स की जो रजिस्टिविटी है कम होती है, एलॉय की उससे ज्यादा होती है, और इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किए हैं। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल 12.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है। ये एग्जाम्पल क्या कहता है देखिए। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्या कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, ठीक है, ये बल्ब है और ये जुड़ा हुआ है किससे? 220 वोल्ट सोर्स से। ये मान लीजिए ये सोर्स है एसी वोल्टेज का, ये एसी का सिंबल होता है बेटा, और इसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, इससे ये जुड़ा हुआ है। और जो बल्ब का ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम है बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक। अब कितना करंट इसमें फ्लो होगा सर्किट में, ये जो बल्ब है कितना करंट ड्रॉ करेगा वो हमें पता करना है, कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, पहली बात, पहला तो ये पॉइंट पता करना है। दूसरा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया इसका। पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा ये पता करने के लिए मुझे क्या पता है? मुझे यहाँ पर पता है, ए पार्ट में कर रहा हूँ। ए पार्ट में मुझे क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना? 220 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बल्ब के फिलामेंट का? 1200 ओम। ठीक है, अब क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम? V इज इक्वल टू आर आई जानते हैं। ठीक है, तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन आर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू V का वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट, और R का वैल्यू क्या है? 1200। सॉल्व करें इसको, तो 11 अपॉन 60 ये आया। 2 से ये 11 टाइम्स और ये 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा? 0.18 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.18 एम्पियर।
यानी ये जो बल्ब है कितना करंट ड्रॉ करेगा, 0.18 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, 0.18 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा कौन, बल्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको बेटा। बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा बल्ब। ठीक है, इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो पार्ट बी की बात मैं कर रहा हूँ। पार्ट बी में क्या कर दिया, इस 220 वोल्ट सोर्स से किसको जोड़ दिया है, अब हीटर को जोड़ दिया है। ये 220 वोल्ट सोर्स था और इससे क्या जोड़ दिया बेटा, हीटर जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक हीटर, ये हीटर जोड़ दिया। ठीक है, हीटर जोड़ दिया। तो जैसा प्रश्न होता है ना वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, जो हीटर का कॉइल है ना बेटा, हीटर में कॉइल होता है, आप जानते हो ऐसा कॉइल होता है। ठीक है, इसमें मैं कॉइल बना देता हूं अच्छे से। देखो इस टाइप से गोल है तो गोल स्फेरिकल होगा, ऐसे मैंने इसे बनाया है। ठीक है, आप कैसा ही बना सकते हो। ये क्या है, हीटर। ठीक है, तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा और ये कितना है, 220 वोल्ट सोर्स है, ये 220 वोल्ट सोर्स है। कितना करंट ये हीटर की कॉइल ड्रॉ करेगी, यदि हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, 100 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है हीटर की कॉइल का। ठीक है, तो अब वही तो हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, और आर कितना है, 100 ओम। तो वही लगा दें, कौन सा, ओम्स लॉ। तो सिंस V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू रखो, V का मतलब 220 और R का मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 22 अपॉन 10 यानी 2.2, यानी कितना आ गया करंट, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर करंट आ गया। और पहले कितना आ रहा था, बल्ब कितना ड्रॉ कर रहा था, 0.18, और हीटर का कॉइल कितना ड्रॉ कर रहा है, 2.2 एम्पियर। डेफिनेटली हीटर जो है ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, हीटर जो है ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ये आप सब जानते हो। हीटर चलाओगे घर में तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा क्योंकि वो ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। When it draws a current 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यदि ये सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, what current will the heater draw if the potential difference is 120 वोल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले तो डायग्राम बनाइए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर बना दिया मैंने, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर बना दिया और ये इसके दो टर्मिनल हो गए। ठीक है, इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 60 वोल्ट है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ये हीटर बनाया बेटा मैंने और हीटर के ये दो टर्मिनल, दो तार निकले रहते हैं ना, तो इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 60 वोल्ट। और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। कितना ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। किससे, एक कोई सोर्स है उससे 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। अब कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना करंट ड्रॉ होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए, यानी इन सेकंड केस में क्या किया, इस हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 के बजाय कितना कर दें, यदि इस पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दें तो कितना करंट ड्रॉ होगा, कितना करंट ड्रॉ होगा इस सोर्स से, ये पता करना है। ठीक है, सेकंड केस में कितना करंट ड्रॉ होगा। फर्स्ट केस में हमें करंट दे रखा है, और हीटर के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब देखो ये हीटर जो है इस सोर्स से पैरेलल में ही तो जुड़ा हुआ है, यानी इस सोर्स का वोल्टेज भी कितना होगा, 60 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है, जिस सोर्स से ये जुड़ा हुआ है इस सोर्स का वोल्टेज भी कितना होगा, 60 वोल्ट होगा या नहीं होगा, पैरेलल में जुड़ा है। ठीक है, तो जितना इन दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके दोनों सिरों के बीच होगा, तो 60 वोल्ट होगा। ठीक है,
तो V वोल्टेज का वैल्यू कितना दे रखा है फर्स्ट केस में, सिंस V इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आर आई से पहले मैं क्या निकाल लूं, R निकाल लूं। R किसका आएगा, ये किसका रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ हीटर, हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा देखो, R इज इक्वल टू V का मतलब 60 और 4 का मतलब 4, तो ये कितना आ गया 15 ओम, 15 4 जा 60, तो 15 ओम इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया, हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया। अब B को 60 के बजाय कितना कर दिया 120 कर दिया, और रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया हमने इसका, हीटर की कॉइल का, हीटर तो वही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल दिया 120, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 15 ओम। तो बताओ करंट कितना होगा, इफ रेजिस्टेंस इज 15 ओम एंड पोटेंशियल इज 120 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू आर आई से करो, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन आर। तो यहां से I का वैल्यू निकालो, V का मतलब 120 और R का मतलब कितना है बेटा 15, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, तो I का वैल्यू कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया, I का वैल्यू 8 एम्पियर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो यदि जैसा प्रश्न होता है ना वैसा यदि हम डायग्राम बनाते चले जाएं तो प्रश्न इजी हो जाते हैं। आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। एक रेजिस्टेंस है, मेटल वायर है, ये मेटल वायर है, ठीक है, इस मेटल वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 26 ओम, और इसकी लेंथ कितनी है मेटल वायर की 1 मीटर, ठीक है, और टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये रेजिस्टेंस कितने पर है, एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, यदि इस वायर का, ये वायर PQ है मान लीजिए, इस वायर PQ का डायमीटर यानी D कितना है 0.3 mm है, ठीक है, ये डायमीटर है वायर का। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, तो इसी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होगा इस वायर के मेटल का। आइडेंटिफाई द मटेरियल ऑफ द वायर, तो रेजिस्टिविटी निकालना है मुझे, यानी रेजिस्टिविटी क्या होगा रो, ये रो क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो रेजिस्टिविटी देखिए, सिंस आप जानते हो हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू रेओ L अपॉन ए होता है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या है, रेओ इज इक्वल टू R A अपॉन L हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब R A का मतलब क्या है, A का मतलब एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर होगा। अब R तो रेडियस है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, रेडियस क्या होता है बेटा डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ रख दूं पाई, R की जगह क्या रख दूं D अपॉन 2, तो D स्क्वायर अपॉन 4 ये आ जाएगा। अब पाई D का वैल्यू कितना है, डायमीटर दे रखा है आपको 0.3 मिलीमीटर, यानी मिली तो ये लिख दिया, ठीक है, और मीटर स्क्वायर बाहर लिख देता हूं मैं, ठीक है, मिलीमीटर अपॉन 4, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। M का मतलब मिली को तो लिख दिया मैंने 10⁻⁻3, और जो ये मीटर है मीटर स्क्वायर हो गया बाहर लिख दिया, पाई को एज इट इज रख दिया, ठीक है। तो R इंटू ए अपॉन L, अब यहाँ पर रखो R का वैल्यू कितना है 26, A का वैल्यू कितना है बेटा पाई का मतलब कितना होता है, ये पाई का मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय L, लेंथ से डिवाइड कर दें, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 1 इंटू 4 लिख दो, ठीक है, लेंथ 1 मीटर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 2 जा 4 और 2 13, ठीक है, 2 13 जा 26, ठीक है,
ये आ गया। और सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 13, ये 3.14, ये 13, और ये 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर है, तो 0.3 इंटू 0.3 और 10⁻³ का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और नीचे क्या है, 2 है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए, सॉल्व करो इसको, 3.14 इंटू 13 इंटू 0.09, 0.3 इंटू 0.3 -6/2, ये आ गया। और सॉल्व करो इसको, तो 3.14 इंटू 9 इंटू 13, 9 3 27 का 7, 2 9 और 11, और दो पॉइंट जो है 0.09 है ना, 10⁻², उसको ले जाओ यहाँ, तो इसको लिख दो 10⁻8/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर, ये वैल्यू आएगी रजिस्टिविटी की। अब ये वैल्यू रजिस्टिविटी की किसके बराबर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो टेबल से देखना पड़ेगा आपको। ये रजिस्टिविटी किसके बराबर है, मैंगनीज के बराबर है। यदि आप टेबल से देखोगे ना, यदि आप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी, ये रजिस्टिविटी किसकी है, ये रजिस्टिविटी है मैंगनीज की। ठीक है, किसकी है, मैंगनीज जी, ठीक है, इसकी है। तो मेटल ये हो गया मैंगनीज, ठीक है, रजिस्टिविटी ये आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। मेटल भी आइडेंटिफाई हो गया, आइडेंटिफाई द मटेरियल कह रहा था ना। चलिए, लेकिन ये सब वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में गिवन होगा आपको रजिस्टिविटी यदि दे रखा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ स्मॉल एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मान लीजिए ये वायर है, ये ऐसा बना लेता हूं, चलो ये वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए, लेंथ कितनी है इसकी, स्मॉल एल, ठीक है, ये दे रखा है, किसी मटेरियल का है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। इसी जिस मटेरियल का ये वायर बना हुआ है, उसी मटेरियल के वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि वायर कैसा हो जिसकी लेंथ पहले वायर की लेंथ की आधी हो जाए, यानी Ly2 हो जाए। उसी मटेरियल का बना रहे हैं, ये जो वायर है PQ और ये जो वायर है RS, दोनों ही सेम वायर हैं, ठीक है, PQ, और इसको आप MN कह दो, MN कह दो, ठीक है, R यहाँ भी आ रहा है ना रेजिस्टेंस में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो PQ वायर का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का वायर PQ है, उसी मटेरियल का वायर MN है, लेकिन MN का लेंथ PQ से आधा है, Ly2 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस PQ से डबल है, 2A है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पता करना है। MN वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पता करना है मुझे। तो देखिए, पहले केस में, फर्स्ट केस की यदि मैं बात करूं, 4 वायर PQ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A। R कितना दे रखा है PQ का, 4, और रेजिस्टिविटी पता नहीं है, किसी मटेरियल का है, ρ ही मान लेते हैं, और लेंथ कितनी है L, और एरिया कितना है A। ये हो गई एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है बेटा। अब दूसरा 4 वायर MN के लिए लिखो, रेजिस्टेंस तो मुझे पता करना है, MN लिख देता हूँ, MN वायर का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी क्योंकि दोनों वायर का मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो यही रहने वाली है। और लेंथ कितनी है, पहले वायर की आधी है, ठीक है, पहले वायर की आधी है लेंथ, और एरिया कितना है, पहले वायर का डबल है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ρ L/4A ऐसे आ जाएगा, RMN, तो इसको और सॉल्व करें तो RMN बराबर 1/4 ρ L/A।
अब देखो इक्वेशन 1 से रेयो एल अपॉन ए की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 1/4, इसको 4 रखा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। यानी जो एम वायर है, दूसरा वाला जो वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। समझ में आ गया कैसे निकाला? ठीक है भाई, रजिस्टिविटी तो दोनों वायर की सेम रहेगी बेटा। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों वायर का। तो पहले वायर पी क्यू के लिए हमने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू, पहले वायर पी क्यू के लिए हमने लिखा आर इज इक्वल टू रियो अपॉन एल अपॉन ए। तो लेंथ तो एल है और एरिया ए है, रियो एल अपॉन ए, और आर कितना दे रखा है 4। दूसरे वायर एम एन के लिए आर को लिख दिया आर एम एन, और रियो की जगह रियो आएगा क्योंकि वायर का मटेरियल सेम है। ठीक है, और एल कितना है, एल वाई 2 है, तो एल की जगह एल वाई 2 लिख दिया, और एरिया कितना है 2a, एरिया की जगह 2a लिख दिया। सॉल्व किया, ये आ गया। रो एल अपॉन ए की जगह क्या लिख दिया 4, सॉल्व करेंगे तो 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया वायर का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैंने ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं बेटा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये पहला प्रश्न है, ये पहले प्रश्न का जवाब तो आपको आता होगा। ये देखो पहला प्रश्न क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये मैंने बता रखा है ना आपको किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया को हम डायमेंशन भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, जब ऐसे बोलेंगे ना रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, तो इसका मतलब उसमें लेंथ और एरिया दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? नंबर 1 इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, नंबर 2 इट डिपेंड्स ऑन एरिया, नंबर 3 इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नंबर 4 इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के दो वायर हैं सेम लेंथ के। ये मान लीजिए सेम मटेरियल में ले लेता हूँ, कॉपर ले लेता हूँ। एक ये मोटा वायर है कॉपर का, और उसी कॉपर का ही उसी लेंथ का एक दूसरा वायर है लेकिन वो पतला है। अब ये कह रहा है कि किस में से करंट इजीली फ्लो होगा। अब मैंने आपको बताया था इसका कॉपर जो ऊपर वाला वायर है वायर नंबर 1 और ये वायर नंबर 2 है। तो वायर 1 का जो एरिया है वो A1 मान लेता हूँ और वायर 2 का एरिया A2 मान लेता हूँ। किसका एरिया ज्यादा है? ऊपर वाले वायर का, वायर 1 का एरिया ज्यादा है। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। कैसे? R इज इक्वल टू रियो एल अपॉन ए, यानी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो रियो दोनों का मटेरियल सेम है तो रियो तो सेम रहेगा। दोनों की लेंथ हमने सेम ले ली तो एल भी सेम रहेगा। अब एरिया, ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है क्योंकि मोटा वायर है, नीचे पतला वायर है तो इसका एरिया कम है। तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम। एरिया किसका ज्यादा है? ऊपर वाले वायर यानी पहले वायर का, तो पहले वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, यानी पहले वायर में करंट ज्यादा फ्लो होगा। यानी इजीली करंट किसमें फ्लो हो जाएगा? करंट विल फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर, यानी करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर। किससे? थिक वायर से करंट इजीली फ्लो हो जाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, while the potential difference across the ends of the component decreases। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, और कितना डिक्रीज होता है? डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, यानी पहले फॉर्मर मतलब पहले की वैल्यू का आधा हो जाता है। कौन? पोटेंशियल। व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, जैसे कि ये वायर ही मैं ले लेता हूँ, या बल्ब ले लो। ठीक है, बल्ब ले लो, चलो बल्ब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। ये बल्ब है और ये बल्ब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, आप सब जानते हो।
ठीक है, और इसको जलाना है तो इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, तो ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, चलिए करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको हमने बल्ब लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितना है, कैपिटल आर है, ये सेम रहता है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच, ये एक एंड हो गया बल्ब का, ये दूसरा एंड हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का ये एक एंड हो गया और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का दूसरा एंड हो गया। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, डिक्रीज हो जाता है, कितना, अपनी फॉर्मर वैल्यू का आधा हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वी, हम न्यू डैश कह देते हैं इसको, नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंस वी का आधा रह जाता है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि करंट में कितना चेंज आएगा, तो सिंस ओम्स लॉ जानते हो आप, आपको नया करंट निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, और शुरू में जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, मान लीजिए शुरुआत में आई करंट फ्लो हो रहा है, नया करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ से, सिंस एज पर ओम्स लॉ क्या लिखते हो बेटा, V इज इक्वल टू आर आई, तो यहां से I इज इक्वल टू V अपॉन आर आ जाता है। ये तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो हो रहा था बल्ब में, ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में जब वोल्टेज को बदल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को बदल दिया, कितना, V डैश कर दिया, और रेजिस्टेंस R डैश, तो करंट I डैश कितना होगा ये पता करना है। अब रेजिस्टेंस तो वही रखा है, रेजिस्टेंस तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस तो नया जो रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस के बराबर है, लेकिन नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, और कितना, अपनी इनिशियल फॉर्मर वैल्यू का आधा रह जाता है। तो V डैश की जगह ये रखो, R डैश की जगह ये रखो, तो I डैश कितना आ जाएगा, देखो जरा, V डैश की जगह रखा V अपॉन 2 इसमें, ठीक है, इसमें रख रहे हैं हम, और R डैश की जगह R, तो कितना आ गया बेटा, ये 1 अपॉन 2 V अपॉन R आ गया, और V अपॉन R क्या है, इनिशियल करंट है, V अपॉन R क्या है, ये देखो इनिशियल करंट है, यानी जो नया करंट है वो इनिशियल करंट का आधा हो जाएगा। यदि आप वोल्टेज को आधा कर रहे हो तो करंट भी आधा हो गया। यही तो बताया था ओम्स लॉ में कि जितना चेंज वोल्टेज में आएगा सेम चेंज करंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ये सवाल और करते हैं, 2 सवाल और हैं, इनको भी खत्म कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इनके जो कॉइल होती हैं वो कॉइल किसकी बनी होती हैं, अलॉय की। प्योर मेटल के कंपैरिजन में अलॉय की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, नंबर 1 मैंने आपको बताया, एलॉयज हैव मोर, या फिर कहें हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनको आप प्योर कह रहे हो, प्योर मेटल्स। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, जब ज्यादा हीट रेजिस्टिविटी होगी तो ज्यादा हीट डेवलप होगी। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया कि अलॉय जो होते हैं, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी बर्न, इजीली बर्न नहीं होते ऑन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये इजीली बर्न नहीं होते। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडीली, यानी इजीली बर्न नहीं होते, रेडीली, READILY, यहां लिख देता हूं, READILY, रेडीली ये क्या नहीं होते, बर्न नहीं होते। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडीली ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है,
इसलिए हम अलॉय का यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक टोस्टर में या इलेक्ट्रिक आयरन में। चलिए ये सवाल और देख लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये सभी। इसका पार्ट है क्या कह रहा है, विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। ये किससे देखना है आपको, ये जो टेबल मैंने बताई थी रजिस्टिविटी की उससे देखना है। तो आयरन और मर्करी में बेटर कंडक्टर कौन है, आयरन और मर्करी में यदि आप देखोगे तो टेबल में देखो कि रजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो आयरन की जो रजिस्टिविटी है वो 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। आयरन की जो रजिस्टिविटी है बेटा, आयरन की जो रजिस्टिविटी है, आयरन की रजिस्टिविटी होती है रेयो से जिसको रिप्रेजेंट करते हो 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर, इतनी है आयरन की रजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। जबकि मरकरी की है 94, मरकरी की है, मरकरी की जो रजिस्टिविटी होती है, मरकरी की रजिस्टिविटी रेयो ये है 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है, मरकरी की, मरकरी की रजिस्टिविटी ज्यादा है किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें कम करंट फ्लो होगा। आयरन की रजिस्टिविटी कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा। तो बेटर कंडक्टर कौन हुआ, तो आयरन इज बेटर कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कम है। ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है प्रश्न का, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। जो टेबल दी हुई है उसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है। यदि आप टेबल में देखोगे तो सबसे कम जो रजिस्टिविटी है बेटा वो है सिल्वर की। सिल्वर की जो रजिस्टिविटी है, सिल्वर की जो रजिस्टिविटी है बेटा वो है 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, इतनी रजिस्टिविटी है। ये जो रजिस्टिविटी है बेटा सिल्वर की ये लोएस्ट है, कितनी है, लोएस्ट है, सबसे कम होती है। इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। थैंक यू वेरी मच।